materials, aggregate. मिल गया मनीष, आपको मिल गया सिलेबस? नहीं मिला मैम। अपने मेघा जायसवाल ग्रुप में जाओ, सक्षम उस पे मैसेज कर दो कहाँ मैंने भेजा था सिलेबस। ऊपर जाके सर्च में जाके सिलेबस पे जाओ और फिर रुको मैं ही बताती हूँ। उसको डाउनलोड कर लेना मनीष और अनिल आप भी। जितने लोग आए हैं सब देख लो। वापस से मैं क्या इसको कर रही हूँ। देखो अब मिल जाएगा, मैंने भेजा है, इसको डाउनलोड करो सभी। यस मैडम, कर लिया। ठीक है, चारों लोग जितने लोग आए अब ओपन करो। कर दिया मैम। इसमें कोर्स आउटकम 1 है लोड हो रहा है मैम। है ना? अभी सिर्फ सुनते जाओ। इसमें जो अपना है कोर्स आउटकम 1 दिख रहा है सक्षम? ब्राउन से है ना? तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना था। तो नीचे जो कंटेंट है, कंटेंट वाला कॉलम है, हाँ। उसमें आगे था कि इंट्रोडक्शन जो हम कवर कर चुके थे। ठीक है, स्टोन के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ड्रेसिंग, क्वेरिंग, सीजनिंग, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, ड्रेसिंग में बता चुकी थी आपको, स्टोन की आकार देना। क्वेरिंग मतलब उत्खनन, उत्खनन मतलब कैसे निकाला था, उसकी 4 मेथड मैंने पढ़ाई थी। सीजनिंग ऑफ स्टोन मतलब पत्थरों की नमी सुखाना। ठीक है, ये भी बताया था। और रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, अच्छा बिल्डिंग पत्थर किसे बोला जाता है, उसके बारे में भी हमने समझा था। अगला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन एंड देयर यूज़। कौन से इम्पॉर्टेंट? आगे लिखा हुआ है बेसाल्ट, जिसके बारे में हमने बात करी थी, कल भी करी थी और मैं लास्ट क्लासेस में भी समझा चुकी थी जब मैंने स्टोन पढ़ाया था। दूसरा था लाइम स्टोन, जिसको कोटा स्टोन भी बोलते हैं। अगला है सैंड स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, जेनेसाइज, लेटराइट। ये सब मैं एक क्लास में समझा चुकी थी, आप लोग नहीं आए थे, संजय और आयुषी थी उस क्लास में। ठीक है, तो ये सब का डिस्कशन हमने कर लिया था। तो हमारा स्टोन हो गया है कंप्लीट। एग्रीगेट अभी हम पढ़ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट कल मैंने पढ़ाया था आपको, कितने तरह से हम एग्रीगेट को बांटते हैं उसके बारे में मैं कल की क्लास में पढ़ा चुकी थी। एक हमारा था फाइन एग्रीगेट और दूसरा कौन सा था? कोर्स एग्रीगेट। बारीक माल और मोटा माल, माल मतलब गिट्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये हम आज समझ लेंगे आज की क्लास में। टेस्ट ऑन फाइन एग्रीगेट, टेस्ट कौन से होते हैं हमारी फाइन एग्रीगेट के, जिसके बारे में मैंने कल बताया था आपको, एक सीव एनालिसिस बताया था कल। हाँ मैडम। सीव एनालिसिस, तो हम उसको समझ लेंगे वीडियो पे या फिर वर्चुअल लैब पे। तो इसमें से हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी रहेगा एनालिसिस वाला। बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं और यूज़ है ये मैं आज आपको बता दूंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ पे हम आते हैं ब्रिक्स। ठीक है, अगला आपको दिख रहा है ब्रिक। तो ब्रिक के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक पढ़ लिए थे, फ्रॉग ऑफ ब्रिक पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक पढ़ लिए थे, डिफरेंट फील्ड और लेबोरेटरी टेस्ट भी हम पढ़ लिए थे। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिक हम पढ़ लिए थे, जो स्टैंडर्ड हमारी बनती है पहले से जो रेडिश ब्राउन कलर की रहती है, जो गेरुए कलर की रहती है। ठीक है, हमको सिर्फ पढ़ना है तो ये आगे जो स्पेशल ब्रिक्स लिखा हुआ है, रिफैक्ट्री ब्रिक्स, होलो ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक और पेवर ब्लॉक। ठीक है,
हमको ये 4 चीज़ें पढ़नी है बस ब्रिक में। अगली बात करते हैं टाइल्स की। तो टाइल्स वाला टॉपिक हमारा नहीं हुआ है। नीचे आप आते हो, नीचे आप आते हो, इधर आओ कंटेंट में, नीचे जहाँ मूरम और वो सब दिख रहा होगा आपको। हाँ ठीक है, ये वाला हमारा बाकी रहा है। इसमें से हमको मूरम भी पढ़ना है, लाइम भी पढ़ना है, सीमेंट भी पढ़ना है, मोटार, कंक्रीट मिक्स और एडमिक्सचर्स। ये पूरा पार्ट हमारा बाकी रहा है। अगले उसमें हम इसी को पढ़ेंगे। और थोड़ा नीचे आओगे आप, लर्निंग आउटकम 1, इधर कंटेंट में दिख रहा है टिम्बर। हाँ ठीक है, तो टिम्बर के बारे में हम पढ़ चुके थे। टिम्बर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर पढ़ लिया था, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर पढ़ा था कि क्या क्या उसमें कमियां रहती है। आज मैं ये सिलेबस देख रही हूँ तो इसमें एक पॉइंट है प्रिजर्वेशन इन टिम्बर। दिख रहा है कि टिम्बर को कैसे बचाया जाए। ठीक है, टिम्बर को हम सड़ने गलने और कीड़े लगने से कैसे बचाएं। तो इसको हमको जो ये ट्रीटमेंट है, केमिकल सॉल्ट, ऑयल पेंट, कोल टार, ये सारे पेंट हमको पढ़ने हैं कि हम लकड़ियों के ऊपर कितने पेंट करते। ये सिलेबस मैंने अभी देखा तो इसमें से हमारा ये बच गया है। थोड़ा सा नीचे आते हो आप तो आपको दिखता है वुड प्रोडक्ट। दिख रहा है ना सक्षम? वुड प्रोडक्ट, हाँ दिख रहा मैडम। ठीक है, तो इसमें है वीनियर, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, लेमिनेट, एमडीएफ बाकी है, फाइबर बोर्ड पढ़ चुके हैं हम, एमडीएफ हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, पेंट हमारा बाकी रहेगा, फिर इधर पीवीसी एसफॉल्ट और सीपीवीसी बाकी रहेगा, बॉन्डिंग एग्रीगेट। फिर नीचे आ जाते हैं हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे। तो इसमें से कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा क्या पढ़ा था ब्रिक का, टाइप्स ऑफ ब्रिक मैसनरी, वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, करें स्टार्ट, सब आ गए? यस मैडम। मैडम एग्रीगेट में क्या क्या बाकी रह गया है? एग्रीगेट में सिर्फ प्रॉपर्टीज और बल्किंग ऑफ सैंड करके एक टॉपिक है, वो बाकी रह गया आपका। ठीक है, कल मैंने एग्रीगेट में बताया था कि हमारा कौन से वाले एग्रीगेट को हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं और कौन से वाले को कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी लगेगी, 11 बजे तक नहीं लगेगी, और आज की क्लास दिन में लगेगी। दिन का टाइम मैं आपको 1 से 2 बजे के बीच में शेयर कर दूँगी। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम, 2 तरह के हमारे एग्रीगेट होते हैं। एक देखा था हमने फाइन एग्रीगेट और एक देखा था कोर्स एग्रीगेट। फाइन मतलब हमारा बारीक गिट्टी और कोर्स एग्रीगेट मतलब हमारी मोटी गिट्टी। बारीक गिट्टी को हम हमारी भाषा में रेती भी बोलते हैं, क्योंकि हम उसके जगह पर रेती का उपयोग करते हैं, और या फिर चूरी का उपयोग करते हैं। कौन सी चूरी? जो हमारी गिट्टी को काट कर बनाई जाती है। आजकल हम वो वाली चूरी का यूज़ करते हैं जो कि ग्रेइश कलर की दिखती है आपको। ठीक है, ये इसके आकार में गोल नहीं रहती है, सर्कुलर नहीं रहती है, क्योंकि ये कटिंग के द्वारा बनी रहती है, तो इसकी एजेस कैसी रहती है? शार्प रहती है। ठीक है, आजकल ये वास्ट यूज़ होती है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको ज़्यादा मिलती है, प्लस इसकी कठोरता और हार्डनेस और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, एक फ़ायदा ये होता है इसको यूज़ करने का कि इसमें मड या मिट्टी नहीं होती है। बाकी अगर बात करते हैं हम
हमारी सैंड की जो रिवर से हम लेकर आते हैं उसमें क्या होता है, हमारी मड होता है, मिट्टी होती है, और जो हम समुद्रों से सैंड लाते हैं, रेती लाते हैं, उसमें क्या रहते हैं, सॉल्ट रहते हैं। तो सॉल्ट रहते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसा नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कोरोड करते हैं, जंग लगाते हैं अगर हम ऐसी रेती यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूबल हो जाते हैं पानी में सीमेंट के साथ और अटैच होते हैं हमारे शरीर को, तो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते जाते हैं। इसलिए हम समुद्रों की जो रेती होती है उसको उपयोग में नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़, हम नदियों की रेती को उपयोग में लिए जाने की एडवाइस हमको दी जाती है, सुझाया जाता है, मगर तब जब वो ठीक तरह से धुली हुई हो। वही कारण है, जब आप ट्रैक्टर से आप रेती लेके आते हो, कहीं भी से भी खरीदते हो, तो वो आपको धुली हुई रेती के मतलब रेती धो करके देते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। मतलब आपने भर रखा है ट्रैक्टर का ट्रॉला, तो उसको अगर आपने धोया तो क्या होती है, मिट्टी, फोर्स से आप धोते हो, फोर्स लगा करके धोते हो, तो क्या होता है, मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाता है, ट्रैक्टर का जो ट्रॉला होता है जो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि एक तो जब हमने उसको पानी डाला ना, बारीक बारीक रेती में जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उसमें क्या आती है, बल्किंग आती है। ठीक है, या तो वो एक तो पहली चीज़ तो ये हमारा जो मिट्टी रेती होती है वो बह के निकल जाती है, मगर ऐसी रेती जो पूरी तरह गीली होती है उस रेती को हम यूज़ नहीं करते हैं हमारे कंक्रीट निर्माण में। क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि अगर गीली रेती है तो वो अपना आयतन बढ़ा के रखती है, वॉल्यूम बढ़ा के रखती है। सबको समझ आ रहे हैं क्यों आयतन बढ़ा के रखती है? क्योंकि हमारा जो सैंड होता है उसका पार्टिकल होता है बहुत छोटा सा, इसके ऊपर जब पानी की परत आ जाती है तो ये क्या होते हैं, दो पार्टिकल को दूर कर देती है। समझ में आ रहा है कि भजन चल रहा है? आराम। तो हम क्या करते हैं, हमारी रेती को गीली अवस्था में उपयोग में नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जब हमारी रेती गीली रहती है तो क्या करती है, पूरा आपस में पानी से कवर्ड हो जाती है, प्लस दूसरे पार्टिकल उससे दूर हो जाता है। अब ये पार्टिकल अगर इससे चिपका होता तो इतनी सी जगह लगती। अब वही पार्टिकल दूर हो गया, क्योंकि ये भी रेती गीली है, ये भी रेती गीली है, तो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाती है, पानी की लेयर आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हमने एक कटोरी में सपोज उदाहरण के लिए 5 रेती के टुकड़े रखे, तो 5 रेती के टुकड़े में ये भरा गई कटोरी, है ना। मगर अगर गीली रहती है तो इसमें 3 ही टुकड़े आ पाएंगे। मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। मगर ये हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाता है और हमारा मटेरियल ठोस नहीं रहता। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ में कॉलम या बीम बनाने में हम ऐसी रेती का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मगर मटेरियल ज़्यादा आना चाहिए तो वो नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, पानी तो क्या समय के साथ सूख जाएगा और ये क्या कर देगा, खोखलापन कर देगा सूखने के बाद हमारे कॉलम को। तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा रहेगा, पोरस। ठीक है, मतलब छिद्रपूर्ण, छेद होंगे, इसमें पोर्स होंगे। पोर्स होने के कारण इसका वजन होगा हल्का, है ना, हल्का होगा। तो जब इस पे लोड लगेगा तो जहाँ पे खाली चीज़ है, खाली जगह है, छेद है, तो वहाँ से क्रैक्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी कॉलम है, स्लैब है या बीम है, जहाँ भी हमने इस कंक्रीट में इस तरह की रेती का उपयोग करा, किस तरह की, गीली रेती का, तो हम ऐसी एडवाइजरी देते हैं, या हमारा आईएएस कोड ऐसी एडवाइजरी देता है कि हमारा जो फाइन, ये प्रॉब्लम किस में आती है, सिर्फ हमारे फाइन एग्रीगेट में। ठीक है, किस में आती है ये प्रॉब्लम, हमारे सिर्फ और सिर्फ फाइन एग्रीगेट में। क्यों? और गिट्टी में ये प्रॉब्लम हमारी कम आएगी, क्योंकि गिट्टी के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, गिट्टी में अगर आप एक बाल्टी पानी डालोगे ना, तो
ऐसे ऐसे बह करके दूसरी जगह से निकल जाएगी। समझ रहे हो बात, मानते हो बात? एक गिट्टी है, अपन ने घर के बाहर रखी है, वो बारिश में भी है, तो वो क्या करती है, पानी को रोकती नहीं है, निकल जाती है। मगर हमारे जो सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या है, एक लेयर बना के अपने अंदर पानी का संग्रहण कर लेते हैं। अगर आप एक मुट्ठी भी रेती गीली उठाओगे तो वो दूर दूर नहीं जाएंगे। मतलब गिट्टी कैसी है कि सेग्रीगेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। मगर रेती की बात करते हैं तो वो कैसी रहती है, बल्किंग कर देती है। मतलब ना तो दूर दूर रहती है ना पास पास रहती है, इनके बीच में क्या हो जाता है, पानी का संग्रहण हो जाता है। इस कारण से माना जाता है कि ये वॉल्यूम बढ़ा देती है, हमारा जो आयतन रहता है वो बढ़ा देती है। ठीक है, बढ़ा हुआ आयतन मतलब जितना अमाउंट इसमें 10 किलो आना चाहिए तो 10 किलो नहीं आकर के कितना आएगा, इसमें 8 किलो आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि जो 8 किलो रहती है और उसका जो सरफेस है वो किस प्रकार का है, पानी से गीला, उसके कारण ये बाकी जो 2 किलो की कैपेसिटी है वो मान लेते हैं कि हमारा पानी ने कवर कर लिया और आयतन को बढ़ा दिया। आ रही है बात समझ में? मगर हमारा मूल मंत्र क्या निकला? गलत, क्योंकि हमको चाहिए तो ठोस चीज चाहिए हमको, जिसमें कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी गीली है तो ये पानी क्या होगा, जब हम किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी इमारत को हम भराई करेंगे कंक्रीट से, ठीक है, समय के साथ में ये पानी तो सूख जाएगा और इसमें आना चाहिए 10 किलो, तो इसमें कितनी आई है, सिर्फ 8 किलो। बाकी 2 किलो का जो स्पेस है, आयतन है, वो कैसा रह गया, खाली। तो वो खाली रह गया, मतलब 2 किलो की जो इसके अंदर स्पेस है उसमें कैसे चीज हो गई, पोर्स हो गए। पोर्स मतलब छेद रह गए, खाली जगह रह गई। खाली जगह रह गई तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? आई बात समझ में? तो हम ऐसे कंक्रीट में ऐसी रेती का उपयोग करेंगे जो कि गीली नहीं हो। ठीक है, आई बात समझ में? सबको आया जो मैंने समझाया अभी? मैडम। हाँ हाँ मैडम, ये जैसे मटेरियल तैयार करेंगे तो उस टाइम पे भी तो उसमें पानी डालते तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं आती है? नहीं 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 नहीं, उस टाइम जो पानी डालते हम किसके आधार पर डालते हैं? जब हम सीमेंट पढ़ेंगे, जब हम सीमेंट पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सीमेंट में कितना पानी लगता है और मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो वो पानी डलता है, पहले क्या होता है समझना, 3 प्रोसेस होती है हमारी कंक्रीट बनाने की। कौन सी 3 प्रोसेस होती है? एक बेचिंग, मिक्सिंग, एक सेकंड, पहला तो होता है हमारा रेशो। ठीक है, रेशो हमको बनाना पड़ता है, मतलब 1 कटोरी, 2 कटोरी, 4 कटोरी, जो भी है। ठीक है, इतना हम एग्रीगेट देंगे, इतना हम क्या देंगे, सैंड देंगे, और इतना हम सीमेंट देंगे। ठीक है, अब बात आई सीमेंट कितना दी, तो आपने खोला, आपने बोला कि आप 50 किलो क्या दोगे, सीमेंट, जो एक बैग आता है। सीमेंट का एक बैग कितने किलो का आता है, सबको पता है ना, 50 किलो का। तो आपने क्या करा, इसमें 100 किलो मतलब 50 का दुगना, 100 किलो क्या डाला, क्या डाला, सीमेंट। सीमेंट सीमेंट अरे दादा 50 किलो मैंने सीमेंट डाली है, मतलब एक बैग, तो 50 का ये दो गुना डालूंगी ना मैं सैंड, हाँ और 200 किलो क्या डालूंगी, एग्रीगेट। ठीक है, मैं कौन सा रेशियो ले रही हूँ, 1:2:4, मतलब 1 अगर सीमेंट, 2 सैंड और 4 एग्रीगेट। तो ये अगर 50 किलो तो ये 100 किलो और ये 200 किलो, है ना, वही मैंने समझाया। तो ये हमने पहले क्या करा, इन सब का रेशो बनाया, फिर हम क्या करेंगे, इनको सूखा मिलाएंगे, सूखा मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे सबको, सब तीनों चीजों को सूखा मिक्स करने की प्रोसेस को बोलते हम बैचिंग। ठीक है, सूखा मिक्स करने की प्रोसेस को बोलते हैं बैचिंग। ये सारी चीजें समझ लेना, ये कंक्रीट में आगे फिर से समझाऊंगी और ये आएगी भी। ठीक है, बैचिंग।
अब बात आई पानी मिलाना, फिर उसके बाद फिर से मिक्स करना। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन रहेगा कि पानी किस हिसाब से मिलाया जाए। ज़्यादा मिला दूंगा तो ये सीमेंट कैसी इन दोनों में से तर के बाहर निकल जाएगी। अगर मैंने मटेरियल यहाँ मिलाया, ज़्यादा पानी मिला दिया, तो सीमेंट कैसी थी, पाउडरी फॉर्म में थी, ठीक है, आटे जैसी थी। ज़्यादा पानी मिला देंगे तो ये मटेरियल जो सैंड है और एग्रीगेट है वो अपनी जगह पे रखा रह जाएगा, और सीमेंट कैसी बह के निकल जाएगी। बह के निकल जाना मतलब इधर उधर अलग अलग हो जाना, ठीक है। तो हमको उतना ही पानी डालना है जितना उसमें समाएगा। समाना मतलब कितना समाएगा, तो वो डिपेंड करता है। जब हम सीमेंट पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगी आपको सीमेंट की कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर आपने लॉकडाउन के बीच में आपने कोई से वीडियो देखे होंगे खाने बनाने के या किसी भी प्रकार के, तो उसमें वो बोलता है कि हम जब केक का जो बैटर बनाएंगे या ढोकले का बैटर बनाएंगे, बैटर बनाना मतलब घोल बनाना, ठीक है। तो आप अगर भजिए का भी घोल बनाते हो, सबने खाए भजिए, सबने बनते हुए देखे भी होंगे, ठीक है। तो भजिए का जो घोल है उसका गाढ़ापन कितना रहना चाहिए, समझ में आ रही है बात। अगर हम ज़्यादा उसमें घोल कर देंगे तो हमारे तेल के अंदर पूरा क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा ही सूखा कर देंगे तो भैया भजिए में से प्याज तो अलग अलग हो जाएगी और उसमें बेसन लपटाएगा ही नहीं। बात मानते हो, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं, जब वो वीडियो में जो हाई फाई मैडम आपको समझाती है तो वो बोलती है कि बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी हो, या इडली के पेस्ट की कंसिस्टेंसी इतनी हो, चाहे केक के पेस्ट की कंसिस्टेंसी इतनी हो। तो कंसिस्टेंसी का मैटर ये है, जब हम घोल बनाते हैं या सीमेंट के साथ में पानी मिलाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, उसका गाढ़ापन कितना होना चाहिए। तो इसके ऊपर से एक टेस्ट होता है जो कि एक विकेट एपरेटस टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार का आपका एक रॉड रहेगा, मतलब ऐसा आपका एक प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके ऊपर ऐसी रॉड लगी रहेगी, फिर ऐसे इसके ऊपर एक स्केल रहेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर से एक नीडल आती है, ठीक है। नीडल ऊपर नीचे होगी तो ये स्केल पे रीडिंग मिलती है, और नीचे रहती है एक कटोरी जिसके अंदर हमने सीमेंट रखते हैं, ठीक है। अभी बेसिक बता रही हूँ, बाद में हम इसका वीडियो ऑडियो सब कुछ देखेंगे। सीमेंट को कैसे रखते हैं, हम सीमेंट लेते हैं 400 ग्राम या 300 ग्राम, जो भी ग्राम के हिसाब से, फिर उसमें इसका 20% पानी, 25% पानी, 30% पानी, 35% पानी, ऐसे अलग अलग पानियों को मिलाते हैं तोल के हिसाब से। तो 400 का 20% कैसे निकलेगा, निकाल के देखो आप। 400 का 20% कैसे निकालोगे, ठीक है, 80। तो हम क्या करेंगे, अपना जो जिब्बी या कुप्पी रहती है जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर पानी का वो रहता, नाप रहता है दूध वाले के पास में, देखो अभी तो उनके पास में वो ऐसा कटोरा टाइप रहता, डोंगा टाइप, उससे वो नहीं, वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ मैं। जब वो टेस्टिंग करता है ना तो थोड़ा सा ऐसा एक मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऐसे प्लास्टिक के नाप रहते हैं, ठीक है। चाहे उसके पास रहे, चाहे अपने वो किराने की दुकान वाले के पास रहता है। तो क्या करते हैं हम, जैसे आपने निकाला 80 या 40, तो 40 ml इसमें पानी भरेंगे और फिर काय में कूड़ेंगे हम अपने सीमेंट में, ठीक है। सीमेंट 400 ग्राम और पानी जो भी 20% इसकी मात्रा में मिलाया, तो हमने क्या करा, सीमेंट में मिक्स किया, पेस्ट बनाया और फिर इस कटोरी में डाला, समझ में आई। कटोरी में डालेंगे, फिर टैपिंग करेंगे। देखो मीटिंग ओवर हो जाएगी, अगर ओवर होती तो वापस से रीजॉइन कर लेना। फिर क्या करेंगे हम, ये वाला जो सीमेंट है इसको हमारी कटोरी में डालेंगे और टैपिंग करेंगे। टैपिंग क्यों कर रहे हैं, टैपिंग इसलिए कर रहे हैं, अगर हमने मिक्स करके उसमें डाला, चक्की का पेस्ट मम्मी अगर थाली में डालती तो टैपिंग करती है, क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसके एयर एंट्रैप्ड या एयर बबल पूरे आउट हो जाए। तो इसलिए हम सीमेंट में भी ऐसा ही करते हैं। फिर सीमेंट की जो कटोरी हमने टैप कर दी तो फिर हम यहाँ पे फंसा देंगे, कहाँ फंसा देंगे, नीडल पे जहाँ पे हमको रीडिंग लेनी है। ऐसा इसमें टाप रहता है, ऐसा इसका वो पिलर रहता है, उसके ऊपर से ऐसी इसमें स्केल लगी होती है जिस पर से रीडिंग आती है और जिसकी नीडल नीचे या ऊपर जाती है। इसकी नीडल में 3 चीज़ होती है, ठीक है, 3 तरह की चीज़ होती है।
एक तो नॉर्मल नीडल रहती है और 2 नीडल जो रहती है हमारे फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम की रहती है, ठीक है। एक नीडल रहती है, एक प्लंजर रहता है। तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है वो भी हम इससे निकालते हैं। ये चीज़ मैं बाद में आपको बताऊंगी, अभी आप सिर्फ समझो कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी जब हम निकालते हैं तो उसकी रीडिंग देखो, विकेट एपरेटस एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें हम ऊपर से भी रीडिंग ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये कौन सी कंपनी का बना हुआ एपरेटस है, मतलब ये औजार जिससे हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये कौन सी कंपनी का बना हुआ है। एक सेकेंड।